नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ईटी एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे। हमने आपका संविधान की प्रस्तावना का क्लास लिया था, उसमें कुछ बच गया था, उसको हम कंप्लीट कर दे रहे हैं। संडे को एमसीक्यू होगा, आप लोग सभी आइएगा। जितना भी हमने पढ़ाया है, संविधान की विशेषता, संविधान के स्रोत और संविधान की प्रस्तावना, ये तीनों चैप्टर का एमसीक्यू आपका संडे को होगा। आप लोग रेडी रहिएगा, अच्छे से वीडियो देख के पढ़ के रखिएगा और जवाब देना है। तो कुछ बच गया था वो हम कंप्लीट कर दे रहे हैं। तो हमने 8 पढ़ा था, हमने 8 प्रकार 8 शब्द के अर्थ को पढ़ा था। स्वतंत्रता तक हमने पढ़ लिया था। समता देख लेते हैं। ऐसे समता और बंधुत्व मैंने बता दिया था आपको, फिर भी हम बता दे रहे हैं कि समता क्या है कि समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति। हमने बताया था आपको कि किसी को भी कोई विशेषाधिकार नहीं है, कोई विशेषाधिकार नहीं है, सभी बराबर हैं, सभी समान हैं, सभी प्रकार के जितने भी अधिकार हैं वो सभी को है, सबको समान अधिकार मिला है। प्रस्तावना जो है वो प्रत्येक नागरिक को स्थिति और अवसर की समता प्रदान करती है। स्थिति और ये शुरू में ही हमने आपको बताया था कि स्थिति और अवसर की समता प्रस्तावना में दिया गया है। इसके 3 आयाम हैं। देखिए कौन कौन से आयाम हैं कि नागरिक, राजनीतिक व आर्थिक। कौन कौन से आयाम हैं? नागरिक, राजनीतिक व आर्थिक। मौलिक अधिकार में समता जो है वो 14 से 18 हम बताए थे कि इसमें है। जब हम आपको मौलिक अधिकार बताएंगे तो ये सारे अनुच्छेद की चर्चा वहाँ होगी और इसका डिटेल्स पूरा आपको बताया जाएगा। फिर आर्टिकल 325, देखिए आर्टिकल 325 में क्या व्यवस्था है कि राजनीतिक समता धर्म, जाति, लिंग अथवा वर्ग के आधार पर किसी व्यक्ति को मतदाता सूची में शामिल होने के अयोग्य करार नहीं दिया जाएगा। अब देखिए ऐसा नहीं है कि धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे आपको मतदाता सूची में आपका नाम ऐड होगा। उसमें 18 वर्ष आपने कंप्लीट कर लिया और आपका नाम मतदाता सूची में शामिल हो जाएगा। तो ऐसा ये व्यवस्था किस आर्टिकल में है? तो 325। ध्यान रखिएगा, इस टाइप का आर्टिकल आजकल पूछा जाता है कि बताइए किस आर्टिकल में ये व्यवस्था है कि धर्म, जाति, वर्ग के आधार पर आपको मतदाता सूची के लिए अयोग्य करार नहीं दिया जाएगा। फिर हम आर्टिकल 326 देखते हैं। आर्टिकल 326 में क्या है? 325 हमने देख लिया, 326 में क्या है? तो 326 में क्या है? तो लोकसभा और विधानसभा के लिए वयस्क मतदान का प्रावधान है। लोकसभा और विधानसभा के लिए वयस्क मतदान का प्रावधान है। तो हमारे यहाँ वयस्क मताधिकार है। 18 वर्ष पूरा होने के बाद ही आप मतदान कर सकते हैं, उससे पहले आपको मतदान का अधिकार नहीं है। तो वयस्क मताधिकार हमारे यहाँ ये किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 326 में। तो 325 और 326 याद रखना है। आर्टिकल 39 में क्या है? तो डीपीएसपी में है। आर्टिकल 39 किस में है? राज्य की नीति निदेशकत्व में है। इसमें क्या व्यवस्था किया गया है कि समान काम के लिए समान वेतन, यानी महिला हो या पुरुष, दोनों को समान काम के लिए समान वेतन मिलेगा। ऐसा नहीं है कि एक ही पद पे अगर महिला और पुरुष नियुक्त हैं तो पुरुष का वेतन अलग, महिला का वेतन अलग, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम पढ़ा रहे हैं, हमको भी वही वेतन मिलेगा, हमारे पास जो सर पढ़ाते हैं उनको भी वही वेतन मिलेगा, तो बराबर है। ठीक, तो ये आर्टिकल 39 में दिया हुआ है। अब बंधुत्व देख लेते हैं। बंधुत्व के बारे में भी आपको हम बताए थे कि भाईचारे की भावना को जागृत करना। तो भाईचारे की भावना, बंधुत्व का अर्थ ही होता है भाईचारे की भावना। अब देखिए प्रस्तावना में बंधुत्व जो है वो व्यक्ति की गरिमा तथा देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करता है। और यही अखंडता शब्द जो है ये 42वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था हमारे संविधान की प्रस्तावना में। तो व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करता है। अखंडता शब्द हम आपको बता ही दिए कि 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। और 51 के क, जो कि हम पिछले वीडियो में आपको बताए भी थे बंधुत्व में, कि 51 के क में कहा गया है कि आपसी भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करना। और 51 के क में क्या है? मौलिक कर्तव्य है। उसमें दिया गया है कि वह आपसी भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करना। आगे देखते हैं। अब देखिए, अब बताए ही थे आपको कि हमारे प्रस्तावना पे बहुत सारा वाद है। क्या क्या वाद है वो देख लेते हैं। बहुत ही वाद विवाद हुआ।
एक बोला गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं, ये विवाद हुआ। इस पे सर्वोच्च न्यायालय में ये मामला गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं, तो ये विवाद का विषय था। अभी तो वर्तमान में प्रस्तावना को संविधान का अंग मान लिया गया है। तो इसका देखिए कि कब कब कैसे कैसे इस पे क्या हुआ। तो सबसे पहला बेरूबाड़ी वाद आया, बेरूबाड़ी वाद 1960, बेरूबाड़ी वाद 1960। 4 वाद इसमें आएंगे, चारों वाद याद रख लेना है। उच्चतम न्यायालय ने इसे संविधान का अंग नहीं माना, खत्म। बेरूबाड़ी, यदि पूछा जाएगा आपसे कि प्रस्तावना को किस वाद में संविधान का अंग नहीं माना गया, तो बेरूबाड़ी वाद में, ठीक। अब है गोलकनाथ वाद। गोलकनाथ वाद आया 1967। जहाँ संविधान की भाषा अस्पष्ट है, वहाँ उसके अर्थ को समझने के लिए प्रस्तावना का सहारा लिया जा सकता है। तो गोलकनाथ में क्या बोला गया कि जहाँ पे आपको संविधान में भाषा समझ में नहीं आ रहा है तो आप प्रस्तावना को देख लीजिए, प्रस्तावना को पढ़ लीजिए। ऐसा किसमें कहा गया? गोलकनाथवाद में कहा गया। हो गया, ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी हम लोगों को याद रखना है। अब है केशवानंद भारती, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे संविधान में। आपको कई जगह केशवानंद भारती वाद मिलेंगे, आपको कई जगह। तो केशवानंद भारती वाद जो है ये कब आया? 1973 में, 1973 में। अब देखिए इसमें क्या कहा गया, प्रस्तावना संविधान का अंग है, प्रस्तावना संविधान का अंग है। देखिए मान लिया गया केशवानंद भारती वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि संविधान प्रस्तावना का भाग है, संविधान प्रस्तावना का अंग है। प्रस्तावना संविधान का अति महत्वपूर्ण हिस्सा है और संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित महान विचारों को ध्यान में रखकर संविधान का अध्ययन किया जाना चाहिए। तो संविधान को प्रस्तावना को संविधान का अंग मान लिया गया। तो रिलेट कीजिए, देखिए जब ये अंग मान लिया तो अब इसमें संशोधन भी किया जा सकता है। हम आपको अपने परिवार का अंग मानेंगे तभी ना आपको हम कुछ सजेशन दे सकते हैं। तो उसी तरह से इसको अंग जब ये मान लिया तब उस पर संशोधन करने का भी अधिकार मिल गया संसद को। तो संसद अनुच्छेद 368 के तहत प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है। रटना नहीं है दोनों को, बस रिलेट कर दीजिए, समझ जाइए कि जब ये अंग मान लिया तो अब उसको संशोधन भी कर सकता है संसद 368 के तहत, परंतु मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। ये मूल ढांचा आपको बार बार आएगा कि वो संशोधन कर सकता है पर मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकता है। ये मौलिक अधिकार में भी आपको पढ़ने के लिए मिलेगा कि संसद संशोधन तो कर सकती है पर मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती है। एक दिन हम आपको मूल ढांचे पर भी, मूल संरचना, संविधान की मूल संरचना पे एक क्लास लेंगे। तो मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकता है, ठीक है। तो 3 वाद आपने पढ़ लिया। अब देखते हैं हम चौथा है एसआर बोम्मई वाद। चौथा क्या है? एसआर बोम्मई वाद। केशवानंद भारती वाद बिल्कुल याद रखिएगा, केशवानंद भारती वाद जो है उसको एकदम याद रखना है। 1973 में आया और इसमें प्रस्तावना को संविधान का अंग मान लिया गया और उसमें संशोधन का भी अधिकार मिल गया संसद को। अब देखते हैं आगे। अब एसआर बोम्मई वाद कब आया? 1994। एसआर बोम्मई वाद कब आया? 1994। अब देखिए इसमें क्या कहा गया कि प्रस्तावना, इसमें भी कहा गया प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। प्रस्तावना जो है संविधान का अभिन्न अंग है। इस वाद में मूल ढांचे को विस्तृत बनाया गया तथा कई तत्वों को मूल ढांचा घोषित किया गया। तो क्या क्या किया गया इसमें? प्रस्ताव मान तो लिया गया था केशवानंद भारतीवाद में ही कि इसमें भी बोला गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और मूल ढांचे को विस्तृत बनाया गया और थोड़ा विस्तृत कर दिया गया और इसमें कई तत्वों को मूल ढांचा घोषित किया गया। किसको किसको मूल ढांचा घोषित किया गया? जैसे संघीय संरचना, पंथ निरपेक्षता, न्यायिक पुनरावलोकन, सरकार का प्रजातांत्रिक स्वरूप, राष्ट्रीय एकता और अखंडता। तो ये सब क्या है? ये सब संविधान की प्रस्तावना की मूल ढांचा घोषित किया गया इसको, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है कि मूल ढांचा किसको किसको कहा गया? संघीय संरचना, पंथ निरपेक्षता, न्यायिक पुनरावलोकन, सरकार का प्रजातांत्रिक स्वरूप, राष्ट्रीय एकता और अखंडता। अब देखिए, अब इसमें 2 तथ्य दिया गया है। क्या क्या तथ्य दिया गया है देख लेते हैं हम लोग।
इसमें है कि प्रस्तावना न तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और न ही उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगाने वाला है। देखिए, प्रस्तावना जो है वो विधायिका की शक्ति का स्रोत नहीं है, ये तो जनता की शक्ति है ना। तो प्रस्तावना विधायिका की शक्ति का स्रोत नहीं है और न ही वो उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगाने वाला है। दूसरा क्या कह रहा है कि यह गैर न्यायिक है, अर्थात इसकी व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। यानी आप प्रस्तावना को लेकर कोर्ट नहीं जा सकते। जिस तरह मौलिक अधिकार पे आप जा सकते हैं, अगर आपको मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो आप सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं, लेकिन जैसे डीपीएसपी को लेकर फिर नहीं जा सकते, उसी तरह से प्रस्तावना को भी लेकर के आप सर्वोच्च न्यायालय या कोई भी न्यायालय नहीं जा सकते। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब आगे बढ़िए, आगे देखते हैं प्रस्तावना में संशोधन। देखिए, प्रस्तावना में संशोधन, तो प्रस्तावना में संशोधन तो अभी तक कितनी बार हुआ है? अभी तक प्रस्तावना में संशोधन कितनी बार हुआ है? एक बार, बस एक बार संशोधन हुआ है। तो बेरूवादीवाद में विचार दिया कि इस प्रस्तावना में संशोधन नहीं हो सकता क्योंकि यह संविधान का भाग नहीं है। हम आपको शुरू में ही बताए कि आप रिलेट कर लीजिए, बेरूवादीवाद में तो माना ही नहीं गया कि यह संविधान का अंग है, तो इसमें संशोधन कैसे होता? माना गया कब? केशवानंद भारतीवाद में। तो संशोधन का अधिकार कब मिला? केशवानंद भारतीवाद में। फिर देखिए, प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, ये प्रश्न सर्वप्रथम कब लाया गया? केशवानंद भारतीवाद 1973 में, और इसको स्वीकृत भी कर लिया गया। इसी वाद में न्यायालय ने माना कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसमें संशोधन किया जा सकता है। बिल्कुल क्लियर रखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। बेरूवादीवाद में संविधान का अंग नहीं था प्रस्तावना, तो उसमें संशोधन भी नहीं किया जा सकता था। केशवानंद भारतीवाद में लाया गया इस बात को कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, तो उसी में यह भी लाया गया कि इस पे संशोधन कर सकती है। ठीक, क्लियर है? बस समझ लेना है, इसमें कोई ये नहीं है कि आप रट्टा मारने के लिए बैठिएगा, समझ के पढ़िएगा, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। अब देखिए, अब है, लेकिन न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना में निहित मूल विशेषताओं को अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित नहीं किया जा सकता। सही बात है, मूल ढांचे में आप परिवर्तन कर ही नहीं सकते हैं, संशोधन तो कर सकते हैं पर उसके मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। अभी तक मात्र एक बार हुआ है, हम आपको बता चुके हैं। और कब हुआ है? तो 42वां संशोधन 1976। 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन शब्द? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष कहिए, और अखंडता। इस संशोधन को वैध माना गया, वैध ठहराया गया, जोड़ दिया गया। तो कौन कौन सा शब्द जोड़ा, ये भी हमारे क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया। आईएएस तक के क्वेश्चन में पूछा गया है ये कि कौन कौन सा शब्द जोड़ा गया। तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। अब आगे देखते हैं। अब देखिए, अब क्या है ना कि कुछ राजनीतिज्ञ लोग अपना अपना विचार पेश किए, अपना अपना विचार। जैसे कि आप ही पे बहुत सारे लोग कमेंट करते होंगे कि तुम पढ़ने में बहुत अच्छे हो, कोई कहते होंगे तुम पढ़ते नहीं हो, दिन भर घूमते हो। तो ये एक उसी तरह कमेंट हुआ, हमारे संविधान की प्रस्तावना पर कमेंट हुआ। किसने क्या कमेंट किया वो हमको देखना है। तो संविधान की प्रस्तावना क्या है? संविधान की प्रस्तावना जो है हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। किसने कहा कि संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है? तो ये बोले थे सर अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर। सर अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर जी बोले कि संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। आजकल इस टाइप का क्वेश्चन भी बहुत पूछने लगा है, इसीलिए आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। प्रस्तावना हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। ये किसने कहा? ये के.एम. मुंशी जी ने कहा। और एक बात और, के.एम. मुंशी जी क्या बोले थे कि संविधान की प्रस्तावना जो है वो संविधान की क्या है? कुंडली है, ये भी बोले थे। और इन्होंने ये भी कहा कि प्रस्तावना हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। फिर प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है। यह संविधान की आत्मा है, यह संविधान की कुंजी है, यह एक उचित स्थान है जहां से कोई भी संविधान का मूल्यांकन कर सकता है। देखिए कितना अच्छा कमेंट इन्होंने किया है कि इस प्रस्तावना जो है संविधान का सबसे सम्मानित भाग है। और यह इसको क्या बोला गया? ऐसे संविधान की आत्मा प्रस्तावना को ही बोला गया है। लेकिन जब भीमराव अंबेडकर जी का नाम जुड़ जाएगा तो वो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को प्रस्तावना का
संविधान का आत्मा कहे हैं। तो यह क्या है, उचित स्थान है जहाँ से क्या कर सकते हैं आप, संविधान का मूल्यांकन कर सकते हैं। ये किसने कहा, ये पंडित ठाकुरदास भार्गव जी ने कहा। किसने कहा, पंडित ठाकुरदास भार्गव जी, पंडित ठाकुरदास भार्गव जी ने कहा। अब आगे देखिए, और भी एक दो राजनीतिज्ञ हैं, उन्होंने क्या कहा। प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट, किसने कहा, प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट किसने कहा, ये अर्नेस्ट बार्कर। ये कौन थे अर्नेस्ट बार्कर, अंग्रेजी राजनीतिज्ञ थे ये। तो इन्होंने कहा प्रस्तावना को संविधान की कुंजी नोट, ठीक है। ये अर्नेस्ट बार्कर जी की पुस्तक है एक, उस पुस्तक का नाम क्या है, उस पुस्तक का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी। क्या नाम है पुस्तक का, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी। इसी बुक में उन्होंने इसका चर्चा किया है कि प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट कहते हैं। ये उन्होंने किस बुक में लिखा, अर्नेस्ट बार्कर जी ने किस बुक में लिखा, तो प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी। अब है प्रस्तावना अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा के समान है, लेकिन यह एक घोषणा से भी ज़्यादा है। यह हमारे संविधान की आत्मा है, जिसमें हमारे राजनीतिक समाज के तौर तरीकों को दर्शाया गया है। इसमें गंभीर संकल्प शामिल है जिन्हें एक क्रांति ही परिवर्तित कर सकती है। तो ये एम हिदायतुल्लाह जो कि क्या थे, न्यायाधीश थे, ये पूर्व न्यायाधीश थे। तो एम हिदायतुल्लाह जी ने कहा है ये लाइन कि प्रस्तावना जो है अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा के समान है। आपको कभी कभी बस एक सेंटेंस दे के पूछ देगा कि बताइए प्रस्तावना अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा के समान है, ये किसने कहा, तो एम हिदायतुल्लाह जी ने कहा था। किसने कहा था, एम हिदायतुल्लाह जी ने कहा था। तो ये हमारा आज का क्लास था। हमने आपको संविधान की प्रस्तावना के बारे में पूर्ण विवरण दिया। आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा, अच्छा लगेगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। और इस जितना भी चैप्टर हो गया है अभी तक, सारा चैप्टर का हम MCQ संडे को लेकर के आएंगे। आप लोगों को बता दिया जाएगा समय कब आएंगे, लेकिन संडे को आएंगे, ठीक है। तो तैयार रहिएगा आप लोग MCQ के लिए, सवालों का जवाब देने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।